पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन मौजूद है, पर क्या ये संभव नहीं कि इस अनंत ब्रह्मांड में कोई और भी ग्रह हो जहाँ पर जीवन मौजूद हो? इंसानों की पहुँच से दूर कोई अनजान और एक उन्नत सभ्यता वहाँ पनप रही हो? बिल्कुल संभव है। और पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक ऐसा ही ग्रह होता है बारसूम, जिसे हम आज का मंगल कहते हैं, जहाँ पर दो राज जोडेंगा और हीलियम आपस में लड़ रहे होते हैं। ये काफ़ी प्राचीन सभ्यता होती है, पर इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती है। तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं जो खुद को ईसस देवी का भक्त बताते हैं और जोडेंगा के राजा सप्तान को एक शस्त्र देते हुए कहते हैं कि इस शस्त्र के उपयोग के लिए देवी ने तुम्हें चुना है। अगर तुम हमारे आदेश पर चलोगे तो बारसूम पर राज करोगे, कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। जोडेंगा का राजा सप्तान उस शस्त्र को स्वीकार कर लेता है। अगले सीन में हमें पृथ्वी पर न्यूयॉर्क शहर दिखाई देता है और ये समय होता है सन 1881 का। हम देखते हैं कि एक आदमी 2 लोगों से बचकर जल्दबाजी में कहीं जा रहा होता है, जिसका नाम होता है कैप्टन जॉन कार्टर। वो टेलीग्राफ ऑफिस जाकर अपने भांजे नेड को एक मैसेज भेजने को कहता है, और जब वो मैसेज नेड को मिलता है उस पर लिखा होता है, डियर नेड, तुरंत मुझसे आकर मिलो। और जैसे ही नेड न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पहुंचता है, वहां पहले से ही कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि कैप्टन जॉन कार्टर के सेवक होते हैं। जॉन कार्टर एक काफ़ी सफल और रईस रिटायर्ड फौजी होता है। ये लोग नेड को बताते हैं कि आपके लिए एक बुरी खबर है, आपके अंकल मिस्टर जॉन कार्टर नहीं रहे, और नेड को अपने साथ उनके मैंसन ले जाते हैं, जहाँ पर उनका वकील नेड को बताता है कि आपके अंकल किताब पढ़ते पढ़ते अचानक चल बसे। वो दुनिया के कोने कोने से खुदाई करके पुरातन कीमती चीज़ों को जमा किया करते थे। वो कहते थे कि ये सिर्फ रिसर्च के लिए है, पर उन्हें किसी चीज़ की तलाश थी। उन्होंने अपनी सारी रियासत ट्रस्ट के नाम करने और उससे होने वाली कमाई को आपको देने को कहा था। नेड उन्हें श्रद्धांजलि देने की इच्छा जाहिर करता है। उनका वकील नेड को एक मकबरे के पास ले जाता है, जो कि अंदर से बंद होता है, जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। और ऐसा क्यों, ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। नेड के मन में कई सारे सवाल घूम रहे होते हैं, इसलिए वकील उसे उसके अंकल की एक पर्सनल डायरी देते हुए कहता है कि शायद इसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। नेड उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। माय डियर नेडगर, मुझे याद है जब मैं तुम्हें गोद में बिठाकर रोमांचक कहानियाँ सुनाया करता था, जिन पर तुम बड़ी मासूमियत से विश्वास कर लिया करते थे। पर अब तुम बड़े हो चुके हो, समय और काल ने हमें अलग अलग कर दिया है। पर मैं इन दूरियों को पार करके उस मासूम बच्चे से कहना चाहता हूँ कि वो एक बार फिर मेरा विश्वास करे। ये अजीब कहानी शुरू हुई थी आज से 13 साल पहले, जब मैं एरिज़ोना में था। जॉन कार्टर कर्नल का घोड़ा चुराकर उनसे बचकर भाग रहा होता है। तभी उसका सामना कुछ कबीले वालों से होता है। कार्टर उनसे बात करके सब संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि कर्नल का एक सिपाही उन पर गोली चला देता है, जिससे बात बिगड़ जाती है और कबीले वाले इन पर हमला कर देते हैं, जिससे कर्नल घायल हो जाता है। कार्टर कर्नल को लेकर एक अजीब सी गुफा में छुप जाता है। कबीले वाले उनका पीछा तो करते हैं, पर उस गुफा को देखकर वहां से भाग जाते हैं। कार्टर को उस गुफा में विचित्र सी कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, साथ ही उस गुफा में ढेर सारा सोना भी गड़ा होता है। तभी अचानक से वहाँ वही ईसस देवी का एक भक्त प्रकट हो जाता है, और दोनों के बीच मुठभेड़ में कार्टर उसे गोली मार देता है, और उस भक्त के हाथ में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है, जिसे कार्टर उठा लेता है। और जैसे ही वो भक्त मरते मरते बारसूम बोलता है, फ़ौरन ही जॉन कार्टर बारसूम यानी मंगल ग्रह में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। चूँकि हर प्लेनेट पर फिज़िक्स के नियम अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो उस जगह वो ठीक से चल भी नहीं पाता। दरअसल वहाँ ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होती है, जिससे उसे अपने अंदर एक अलग ही पावर सी महसूस होती है। वो लंबी लंबी छलांगे मार पा रहा होता है, पत्थरों को काफ़ी दूर तक फेंक पा रहा होता है। कम ग्रेविटी के कारण उसे सुपर ह्यूमन जैसी पावर मिल गई थी। वो उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को वहीं छोड़कर उछलता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर वो है कहाँ, पर जब वो वहाँ पर किसी अजीब से जानवर के अंडे देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वो कहीं और आ गया है। तभी उसे दूर कुछ अजीब से 4 हाथ वाले जीव उसकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। वो उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी उठा लेते हैं। ये जीव कार्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक आकर उन्हें रोक लेता है और कार्टर से बात करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों एक दूसरे की कोई भी बात समझ नहीं पाते। कार्टर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर ये जीव उसे पकड़कर अपने साथ ले जा लेते हैं। इधर जोडेंगा का राजा सप्तान हीलियम पर कहर बरसा रहा होता है, जिससे हीलियम के राजा ज़ोडिएक काफ़ी परेशानी में होते हैं।
उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि सप्तान को कैसे रोका जाए, क्योंकि सप्तान उस शस्त्र का गलत इस्तेमाल करके सब कुछ तबाह कर रहा होता है। तभी हीलियम की राजकुमारी अपने पिता और महाराजा ज़ोडियाक को उस शस्त्र के बारे में बता रही होती है, जिसे वे नोवी किरण कहते हैं, जिसमें असीम परमाणु शक्ति होती है। महाराजा ज़ोडियाक अपनी बेटी राजकुमारी डेज़ा से कहते हैं कि सप्तान हीलियम को बख्श देगा, पर उसकी एक शर्त है, आपको उसकी रानी बनना होगा। पहले तो राजकुमारी इसके लिए इनकार कर देती है, पर अपने राज्य को बचाने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए मजबूरन राजकुमारी डेज़ा को हाँ करना पड़ता है। सप्तान हीलियम पहुंच चुका होता है। इधर दूसरी तरफ ये जीव कार्टर को अपने मुखिया के पास ले आए होते हैं। ये लोग कार्टर को अपनी शक्तियाँ दिखाने को कहते हैं, पर कार्टर को इनकी भाषा समझ नहीं आ रही होती। वो बस अपना टेलीपोर्टेशन डिवाइस ही ढूंढ रहा होता है। ये लोग उसे बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल देते हैं। तभी उन्हीं में से एक, जिसका नाम 16 होता है, वो उसे एक पेय पिला देती है, जिसके प्रभाव से कार्टर इनकी भाषा समझने लगता है। उसे वहाँ एक प्यारा सा क्यूट पालतू डॉग नहीं, पर इनके लिए ये एक डॉग जैसा ही होता है। वो कार्टर के पीछे पीछे घूमने लगता है। उसी रात जब ये थार्क प्रजाति के लोग जश्न मना रहे होते हैं, कार्टर उसी अपने टेलीपोर्टेशन लॉकेट को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और एक ही मुक्के में उन्हीं में से एक को बेहोश कर देता है। तभी इनका मुखिया, इसकी बेड़ियाँ किसने खोली, कहता है। उसी वक्त 16 वहाँ पर आ जाती है। अगली सुबह ये 16 को उसकी गलती की सज़ा दे रहे होते हैं। उसी वक्त जोडेंगा और हीलियम के जहाज़ आसमान में लड़ाई कर रहे होते हैं। ये सभी लोग छुप जाते हैं। दरअसल हीलियम की राजकुमारी डेज़ा सप्तान से बचकर भाग रही होती है। लड़ाई करते हुए जब डेज़ा अपने जहाज़ से नीचे गिरने ही वाली होती है, तभी कार्टर एक लंबी छलांग मारकर उसे बचा लेता है, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार उसे कोई इंसान जैसा दिखा था। साथ ही कार्टर जोडेंगा के जहाज़ों को भी तबाह कर देता है, इसलिए मजबूरन सप्तान को पीछे हटना पड़ता है और वो वापस लौट जाते हैं। थार्क प्रजाति के लोग कार्टर की काबिलियत देखकर उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं और ये इस जीत के इनाम के तौर पर राजकुमारी डेज़ा को उसे सौंप देते हैं और जोडेंगा के विरुद्ध इस जंग में उनके साथ लड़ने को कहते हैं। पर जॉन कार्टर ये कहते हुए कि मैं किसी के लिए नहीं लड़ता, उन्हें मना कर देता है। पर जब ये लोग डेज़ा को मारने की धमकी देते हैं तो उसे हाँ करना पड़ता है। थार्क प्रजाति के सभी लोग उन जहाज़ों को लूट रहे होते हैं। उसी दौरान डेज़ा, जो कि हीलियम विज्ञान विभाग की एक प्रोफेसर भी होती है, वो कार्टर को बताती है कि वो इस वक्त मंगल ग्रह पर है। वो कार्टर से अपनी मदद करने को कहती है, सप्तान से अपने राज्य को बचाने के लिए। कार्टर बस अपने घर वापस लौटना चाहता था। डेज़ा उससे पूछती है कि वो आखिर यहाँ आया कैसे। कार्टर उसे उसी टेलीपोर्टेशन लॉकेट के बारे में बताता है। डेज़ा सब समझ जाती है और उसे उसी थार्क की देवी माँ के मंदिर ले जाती है और समझाती है कि वो कैसे अपने ग्रह वापस जा सकता है। तभी कबीले के लोग आकर इन तीनों को पकड़ लेते हैं। कबीले का मुखिया कार्टर से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब इस गलती की सज़ा तुम्हारे साथ साथ 16 को भी भुगतनी पड़ेगी। कार्टर कहता है, पर तुम ऐसा क्यों करोगे? वो तो तुम्हारी बेटी है। पर यह बात मुखिया ने कबीले को नहीं बताई होती। वो इन्हें जाने देता है और अपने साथ 16 को भी ले जाने को कहता है। ये तीनों ईसस देवी की ईस नदी की ओर निकल जाते हैं, पर राजकुमारी डेज़ा इन्हें ईस नदी के बजाय अपने राज्य हीलियम की ओर ले जाने लगती है। तभी 16 कार्टर से कहती है कि यह हमें गलत दिशा में ले जा रही है। कार्टर के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, वो बताती है कि वो हीलियम राज्य की राजकुमारी है और उसे यदि युद्ध रोकना है तो सप्तान से शादी करनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं करना चाहती। इसलिए वो इन्हें अपने राज्य हीलियम को बचाने के लिए उसी ओर ले जा रही होती है। पर कार्टर के लिए अपने घर लौटना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये ईस नदी पहुंच जाते हैं। उस नदी के द्वार तक पहुंचने पर इन्हें वहां एक अद्भुत आकृति में बनी हुई एक चट्टान दिखाई देती है, जो कि नीले रंग में चमक रही होती है। और जैसे ही वो उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को वहां रखते हैं, उन्हें वहां पूरे ब्रह्मांड की रचना दिखाई देने लगती है। कार्टर को पता चलता है कि वो यहाँ एक टेलीग्राम की तरह आया है। तभी ईसस देवी के भक्त, जिन्हें थान कहते हैं, उसके कहने पर एक अन्य थार्क कबीले के लोग इन पर हमला कर देते हैं। तभी हीलियम राज्य का जहाज़ वहां आकर इन्हें बचा लेता है और अपने साथ इन्हें हीलियम ले जाता है। डेज़ा कार्टर को वही लॉकेट देते हुए अपने साथ एक मंत्र दोहराने को कहती है, जिससे कि वो अपने प्लेनेट वापस लौट सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और उसकी मदद करने के लिए यहीं रुक जाता है। तभी एक थान उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो समझ जाता है कि कार्टर पृथ्वी से आया है। तभी वो क्यूट सा पेट, जिसका नाम भूला होता है, उसे आकर बचा लेता है और ये लोग थार्क कबीले चले जाते हैं। पर अब कबीले का मुखिया बदल चुका होता है। नया मुखिया कार्टर को
उसी काल कोठरी में डाल देता है जहाँ पर कबीले का पुराना मुखिया होता है। नया मुखिया वहाँ पर मौत का खेल खिला रहा होता है, जिसमें इन्हें 2 खूंखार सफ़ेद गोरिल्ला से लड़ना पड़ता है। कार्टर उन दोनों गोरिल्ला को मारकर नए मुखिया की कहानी भी ख़त्म कर देता है और 16 के पिता, जो कि पुराने मुखिया थे, उन्हें फिर से उनकी राजगद्दी सौंप देता है और इन लोगों से युद्ध में हीलियम की तरफ से लड़ने को कहता है ताकि पूरे वारसूम को बचा सकें। इधर दूसरी तरफ शादी की रस्में चल रही होती है। कार्टर सारी थार्क सेना को लेकर गलत एड्रेस पर यानी जोडेंगा पहुंच जाता है, जबकि इन्हें हीलियम पहुंचना था। तो समय की कमी के कारण कार्टर को यान में बैठकर अकेले ही हीलियम की ओर बढ़ना पड़ता है और शादी की रस्म बस पूरी ही होने वाली होती है कि कार्टर वहां पर ऐन वक्त में पहुंच जाता है, जिससे वहां लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर जोडेंगा और हीलियम के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी के साथ थार्क सेना भी वहां पर पहुंच जाती है हीलियम की मदद करने के लिए और आखिरकार इस लड़ाई में हीलियम की जीत होती है। पर इस सब की असली जड़ वो थान लॉकेट लेकर भाग जाता है। जॉन कार्टर मंगल की राजकुमारी डेज़ा थॉरस को शादी का प्रस्ताव देता है और इनकी शादी हो जाती है। कार्टर वो टेलीपोर्टेशन लॉकेट को फेंक देता है और हमेशा हमेशा के लिए ही मंगल में रह जाने का मन बना लेता है। पर उसी वक्त एक थान आकर उसे वापस पृथ्वी पर भेज देता है और जैसे ही जॉन कार्टर की आँख खुलती है, वो खुद को उसी सोने वाली गुफा में पाता है। कई साल बीत गए होते हैं, उसका पूरा शरीर जम सा गया होता है, उसकी दाढ़ी और बाल भी काफ़ी बड़े हो गए होते हैं। वो अपने आसपास कर्नल को ढूंढता है, पर इतने सालों में कर्नल कंकाल बन चुका होता है। कार्टर को अब उस लॉकेट को फेंकने पर अफसोस हो रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि अभी भी दुनिया के कई जगहों पर थान्स होते होंगे। वो सोने का इस्तेमाल उसी टेलीपोर्टेशन लॉकेट को ढूंढने के लिए करने लगता है। वो दुनिया के कई हिस्सों में खुदाई करवाता है और आखिरकार एक दिन वो लॉकेट मिल ही जाता है जिसकी कार्टर को तलाश थी। इसके बाद वो अपनी मौत का एक झूठा प्लान बनवाता है और अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अपनी बॉडी को बिना कुछ किए सीधे एक ताबूत, जो कि सिर्फ अंदर से ही खुल सकता था, में रखने को कह देता है। ये सब कुछ नेड उस डायरी में पढ़ रहा होता है। कार्टर ये भी बताता है कि तुम ही उस ताबूत की असली चाबी हो। इससे पहले कि थान मेरी बॉडी के साथ कुछ करे, तुम्हें मुझे बचाना होगा। तभी नेड फ़ौरन दौड़कर उस ताबूत के पास जाता है और उसे खोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसे वही थान मारने की कोशिश करता है, पर कार्टर उसे पहले ही मार देता है। नेड को पता चलता है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा था। दरअसल वो लॉकेट कार्टर को कभी मिला ही नहीं था। कार्टर थान से वो लॉकेट लेकर उसी ताबूत में चला जाता है और नेड से हमेशा उसकी हिफाजत करने को कहता है और आखिरकार कुछ मंत्रों के उच्चारण के बाद वो फाइनली मंगल मतलब बारसूम चला जाता है।